हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खेल से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास इंटर का फर्स्ट लेक्चर है जो क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था मेहरान का। ओके, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन के टाइप्स, इनवर्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इसमें आइडेंटिटीज, इसमें प्रॉपर्टीज, किस पैटर्न से क्वेश्चंस मेहरान में आते हैं वो सारे हमने लिखे हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन किसे हम कहते हैं, फंक्शन के टाइप्स कौन से हैं, वन फंक्शन क्या है, ऑन टू, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट आपको एक क्विक रिवीजन देने वाला हूँ कि किस तरीके से हम फंक्शन को जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो फंक्शन के ज़्यादातर मेहरान में पूछे जाते हैं, वही आइडेंटिटीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखें, सबसे पहले फंक्शन को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं रिलेशन के रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। तो मैंने वही डेफिनेशन लिखी है। रिलेशन क्या कहते हैं हम? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपने ए क्रॉस बी फाइंड किया, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करी, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर आपने कोई उसका सबसेट ले लिया, दैट सबसेट, जो आपने सबसेट लिया होगा, दैट सबसेट नोन एज बाइनरी रिलेशन, उसे हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। लेट सपोज देखें, एक एग्जांपल है कि ए सेट है 1 2 3, बी सेट है ए बी सी, ठीक है। अगर आप इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1 ए आएगा, फिर 1 बी 1 सी, फिर 2 ए 2 बी 2 सी, इस तरीके से एलिमेंट्स आएंगे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3 इंटू 3, इट मीन्स 9 एलिमेंट्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखें, इसमें से मैंने, यानी इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक कोई मैंने सबसेट ले लिया, 1a 2a 3b 3c। तो अगर ये एक सबसेट है किसका? इसकी ए क्रॉस बी का। लेट्स सपोज अब यहाँ पर अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो ए क्रॉस बी का ये एक सबसेट मैंने लिया रिलेशन, तो इस सबसेट को हम क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। यानी रिलेशन सिंपली क्या है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। अच्छा, उससे पहले उसके बाद क्या है कि देयर आर 2 पावर n रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। जब आप ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं तो ए क्रॉस बी में 2 पावर n रिलेशंस बनते हैं। जैसे हम सबसेट्स का फॉर्मूला पढ़ते थे 2 पावर n, तो अगर ए सेट में 3 एलिमेंट्स है तो 2 पावर 3, अगर ए सेट में 4 एलिमेंट्स है 2 पावर 4। उसी तरीके से अगर ए क्रॉस बी में आपको रिलेशंस फाइंड करने हैं कि कितने रिलेशंस बन सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? 2 पावर n, मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट। लेट्स सपोज देखें, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहां पर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? आप बोलेंगे सर 9 एलिमेंट्स, यानी 3 3 9। अब अगर आप इस 9 एलिमेंट्स का क्या करें? सबसेट निकालना चाहें, तो उस सबसेट्स को हम क्या कहेंगे? रिलेशन। तो मतलब 2 पावर n, इसके कितने रिलेशंस बनेंगे? 2 पावर n रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। जो हम फार्मूला सबसेट के लिए यूज करते हैं वही फार्मूला हम रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए भी यूज करेंगे, ओके। उसके बाद ये मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई कि ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स होंगे, तो ए का जितने एलिमेंट्स, बी के जितने एलिमेंट्स होंगे, उनको प्रोडक्ट करें, उनकी मल्टीप्लीकेशन को हम क्या करते हैं? ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अब रिलेशन से फंक्शन की डेफिनेशन बनती है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन को जब आप आगे इंजीनियरिंग फील्ड में किसी में भी जाएंगे तो फंक्शन कैलकुलस में आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ाई जाती है। फंक्शन की डोमेन, फंक्शन की रेंज, फंक्शन के टाइप, फंक्शन आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। आगे जब आप इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में जाएंगे, फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ऐसे समझे, बेसिक कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का फंक्शन। अब देखें, फंक्शन क्या है? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। सबसे पहली बात, अगर a और b दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उन दो नॉन एम्प्टी सेट्स का f जो होगा, फंक्शन जो होगा, वो हमेशा उसका एक क्या होगा? एक रिलेशन होगा, यानी a क्रॉस b का एक रिलेशन होगा। दूसरी चीज के डोमेन ऑफ फंक्शन वो a के बराबर ही आएगी। अब डोमेन को हम डिस्कस करेंगे कि डोमेन क्या चीज है। थर्ड पॉइंट है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स। जाहिर सी बात है, अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी में क्या करते हैं? ऑर्डर पेयर्स बनते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बनते हैं? ऑर्डर पेयर्स। तो ऑर्डर पेयर में से जो एलिमेंट्स अंदर ऑर्डर पेयर्स होंगे, उन ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट जो भी होगा वो रिपीट नहीं करेगा। अगर वो रिपीट कर गया, मतलब ऐसे समझे, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक रिलेशन लिया, यानी उसका एक सबसेट लिया, उस सबसेट्स में जाहिर सी बात से ऑर्डर पेयर्स होंगे। अगर ऑर्डर पेयर्स हैं, आप चेक करना चाहते हैं कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप ये चेक करेंगे कि उस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो है, क्या पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो गया तो फंक्शन नहीं होगा। अगर रिपीट नहीं हुआ, उसके बाद दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट उठाएं, उसका एक सेट बनाएं। अगर वो सेट खुद सेट ए बन जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे? दिस रिलेशन इज फंक्शन। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, मैंने ये वही प्रॉपर्टी लिखी है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स आर इक्वल, वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, यानी रिपीटेशन नहीं होगी। देन एफ इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देन हम फंक्शन, यानी उस रिलेशन को फिर क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल देखें, फंक्शन की ये नोटेशन होती है कि फंक्शन, यहाँ पर डॉट्स लगाते हैं, ए टू बी फंक्शन है। अब देखें, डोमेन हम किसे कहते हैं? मैं आपको समझाता हूं कि रिलेशन में फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। लेट सपोज मैं ये कहता हूं कि ए सेट में लेट सपोज एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है, और बी सेट में लेट सपोज एलिमेंट्स हैं ए बी, ठीक। अब देखें, अगर मैंने 1 को ए के साथ कनेक्ट किया, 2 को बी के साथ कनेक्ट किया ना, अब ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं,
उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो मैंने वही लिखा है, डोमेन क्या है, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे, डोमेन। उसके बाद क्या है कि यहां हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, यानी हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो होगा उसका सेट जो बनेगा वो ही तो सेट ए बनता है, और सेट ए को ही तो हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो मतलब हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो है उसका सेट जो होगा उस सेट को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो ये वही डेफिनेशन। उसके बाद कोडोमेन हम किसे कहते हैं, कोडोमेन मींस सेट बी के जितने एलिमेंट्स हैं, यानी सेट बी के अगर ए बी एलिमेंट्स हैं तो ए बी किस में आ जाएंगे, कोडोमेन में। सेट ए में 1 2 एलिमेंट्स हैं तो 1 2 किस में आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, तो कोडोमेन में बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कोडोमेन में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें दूसरी चीज है रेंज। ठीक है, रेंज, अब रेंज को हमें इमेज भी कहते हैं, ये लिख लें अपने पास, रेंज इज आल्सो नोन एज इमेज। अब देखिए रेंज क्या है, कनेक्टेड एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं, दीज कनेक्टेड एलिमेंट्स आर नोन एज रेंज। लेट्स सपोज मैं आपसे ये कहता कि यहां पर सी होता, तो फिर आप क्या कहते हैं, सर इसकी कोडोमेन जो होगी वो ए बी सी होगी, कोडोमेन क्या होगी, ए बी सी, लेकिन इसकी रेंज क्या बनेगी, ए बी। मैंने क्या लिखा है, कनेक्टेड एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट ए नहीं, क्या होगा, सेट बी। सेट बी के जितने भी कनेक्टेड एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, रेंज, और रेंज इज आल्सो नोन एज इमेज। मतलब यहां से अगर आप ये देखें कि यहां से कोडोमेन बनेगी ए बी सी, कोडोमेन क्या बनेगी, ए बी एंड सी, और इसकी रेंज क्या बनेगी, रेंज बनेगी ए और बी। अब देखें रेंज जो है ये सबसेट है ना कोडोमेन का, तो हमेशा याद रखिएगा रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट बनती है, या तो कोडोमेन के बराबर होगी या तो कोडोमेन के बराबर नहीं होगी। जैसे अगर मैं यहां से सी को रिमूव करूंगा तो रेंज भी ए बी, कोडोमेन भी ए बी, अगर सी में ऐड करूंगा तो रेंज कोडोमेन का अगेन सबसेट ही होगी। तो हमेशा याद रखिएगा रेंज यानी इमेज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो रेंज इज आल्सो नोन एज इमेज एंड डोमेन इज आल्सो नोन एज प्री इमेज। डोमेन क्या होती है, प्री इमेज, यानी देखें अगर ये बी के जितने ये कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं, ये इमेज है ना, ये ए इमेज है, बी इमेज है, तो इनकी ये प्री इमेज है ना, ये ए के जितने एलिमेंट्स होंगे वो प्री इमेज कहलाते हैं। तो डोमेन इज आल्सो नोन एज प्री इमेज एंड रेंज इज आल्सो नोन एज इमेज, तो याद होनी चाहिए। उसके बाद एक एग्जांपल है, आप इसको सोल्व करिएगा, थोड़ा आपको बता देता हूं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के बराबर है देन एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। अब देखिए इसका मकसद ये है कि फिर फंक्शन में एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स रखो, तो इसका आंसर क्या आएगा, x की जगह 1 अपॉन एक्स, जहां पर x होगा वहां पर 1 अपॉन, जैसे यहां पर होता है ना कि अगर मैं आपसे ये पूछता कि f ऑफ 1 बताओ, तो आप क्या करते, इस 1 को x की जगह रिप्लेस करते है ना, x की जगह आप 1 रखते। अगर यहां पर f ऑफ 1 अपॉन एक्स है, मतलब x की जगह 1 अपॉन एक्स रखो, तो इसका आंसर सोल्व करिएगा, इसका आंसर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन 2x, 3x माइनस 1 अपॉन 2x, देन f ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का मकसद क्या है, जहां पर x होगा वहां पर आपको 1 पुट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी मुझे बताइएगा क्या होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। तो फंक्शन बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट था, फंक्शन में डोमेन, रेंज और कोडोमेन का बेसिक डेफिनेशन ये आपको याद होनी चाहिए। डोमेन की एक और डेफिनेशन भी होती है, अपने पास लिख लें कि डोमेन दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जहां पर फंक्शन ना तो अनडिफाइंड होता है ना तो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब ऐसी वैल्यूज फंक्शन की ऐसी वैल्यूज यानी एक्स की ऐसी वैल्यूज जिस पर फंक्शन ना तो इन्फिनाइट हो ना तो कॉम्प्लेक्स हो, दीज वैल्यूज आर नोन एज डोमेन ऑफ फंक्शन। तो ये डेफिनेशन अपने पास लिख लें। ठीक है, उसके बाद देखें टाइप्स ऑफ फंक्शन में। टाइप्स ऑफ फंक्शन में मेनली जो टाइप्स ज्यादातर मेरान में पूछे जाते हैं वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। डायरेक्टली मैंने डेफिनेशन लिखी, थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखें आपने वैसे रिवीजन तो पहले करी ही होगी, लेकिन इस शॉर्ट कोर्स का बस फायदा यह था आपको कि जितने भी क्वेश्चन ज्यादातर मेरान में आते हैं ना, आपकी डायरेक्टली कोई रिवीजन हो जाएगी। फिर जैसे आप टेस्ट में बैठेंगे तो आपको आइडिया यानी चीजें आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी, हाँ ये चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, देखें टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला टाइप आ जाता है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन इज आल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होता है कि if f function from a to b is said to be 1 1 if distinct elements of a have distinct images। सेट a की जो भी इमेज होगी, सेट a के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी इमेज डिस्टिंक्ट होगी। यानी सेट a के अगर एक एलिमेंट की 2 इमेजेस बन गई तो वो आपका क्या होगा, आपका 1 1 फंक्शन नहीं करेगा। जैसे यहां पर देखें a सेट के एलिमेंट्स कितने 1 2 3, b के कितने a b c, 1 की इमेज a, 2 की इमेज b, 3 की इमेज, यानी a सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या है, डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, डिस्टिंक्ट रेंजेस हैं। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, यहां पर जो फंक्शन यहां पर डिफाइन हो रहा है f, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, दिस फंक्शन इज नोन एज 1 1 फंक्शन। यानी सेट, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको कि f फंक्शन फ्रॉम a to b सेट टू बी 1 1 इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। सेट a में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन हर एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस बनेगी b सेट पे, याद होनी चाहिए। और 1 1 फंक्शन इज आल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा है ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन इज आल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन। याद होनी चाहिए, कभी कभी डायरेक्टली भी आ जाते हैं कि ऑन टू फंक्शन इज आल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन। फंक्शन फ्रॉम a to b is said to be on to if range of function equals to b। अगर रेंज फंक्शन की खुद सेट b ही बन जाए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का,
अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन बन गई, दैट फंक्शन इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। एग्जांपल देखें, यहां इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी का जितने भी एलिमेंट्स होंगे हैज इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए पर उनकी क्या होगी, इमेजेस होंगी, यानी प्री इमेजेस होंगी, आप ऐसे लिख लें ना, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं प्री इमेजेस, उनकी प्री इमेजेस होंगी कहां पर, सेट ए पर। अब देखिए मैंने यहां पर दो एग्जांपल्स डिफाइन किए। पहला एग्जांपल है ए सेट में 1 2 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में ए बी सी एलिमेंट्स हैं। ओके, 1 को ए के साथ कनेक्ट किया, 2 को बी के साथ कनेक्ट किया, सी को कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब देखें, अब मुझे बताएं कि यहां पर इसकी डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। तो आप बोलेंगे सर इसकी कोडोमेन है ए बी और सी, है ना, इसकी कोडोमेन ए बी सी है, लेकिन इसकी रेंज क्या है। तो आप बोलेंगे सर इसकी रेंज है ए बी। तो मुझे बताएं क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 होगा क्योंकि ए सेट की ए अलग से, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, यानी ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। ये अपने पास लिख लें, हर जो आपका 1 1 फंक्शन होगा ये जरूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि वो ऑन टू हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एवरी 1 1 फंक्शन इज आल्सो ऑन टू, याद रखें अपने पास। तो ये ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रेंज जो है फंक्शन की वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। अब ये देखें, आप कहेंगे सर ये तो वही 1 1 फंक्शन है, तो बिल्कुल ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, अब अगर हम चेक करें इसको, या क्या ये ऑन टू बन सकता है, तो देखिए आप मुझे बताएं इसकी कोडोमेन क्या है। तो आप बोलेंगे सर इसकी कोडोमेन होगी ए बी सी, टोटल एलिमेंट्स ऑफ बी सेट। इसकी रेंज क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसकी रेंज भी ए बी सी है, तो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गई ना, तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन भी है और ये ऑन टू भी फंक्शन भी है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, एवरी 1 1 फंक्शन, ये जरूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि हर 1 1 फंक्शन क्या हो, ऑन टू हो। ठीक है, और वाइस वर्सा तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखें इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी इनटू इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ बी, रेंज ऑफ फंक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, सबसेट नहीं, यहां पर ये क्या है, प्रॉपर सबसेट, याद रखिएगा, प्रॉपर सबसेट। कभी कभी डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि रेंज ऑफ फंक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, देन फंक्शन इज नोन एज इनटू। सबसेट नहीं होगा, सबसेट में इक्वल हो सकते हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट में इक्वल कभी भी नहीं होंगे। अब यहां पर देखें, इस फंक्शन में देखें, इसकी अगर कोडोमेन हम देखें तो आप बोलेंगे सर कोडोमेन इसकी ए बी और सी होगा। अगर हम इसकी रेंज देखें तो आप बोलेंगे सर इसकी रेंज होगी ए बी। अब रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट तो है, ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने सबसेट नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं लिखा मैंने। अब यहां पर रेंज जो है ना, ये इस कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट, दैट्स व्हाई ये इनटू फंक्शन है। अब देखिए, अब अगर मैं ये कहता कि यहां पर मैं एक और एलिमेंट डिफाइन करता, लेट सपोज 3, तो 3 को मैं सी के साथ कनेक्ट करता, लेट सपोज मैं 3 को सी के साथ कनेक्ट करता, तो अब मुझे बताएं इसकी फिर रेंज क्या बन जाती। अब बोलेंगे सर इसकी रेंज में सी आ जाएगा। अब इसकी कोडोमेन रेंज एक दूसरे के सबसेट, यानी रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब सबसेट तो है लेकिन ये फंक्शन फिर इनटू नहीं होगा। ठीक है, तो इनटू के लिए कंडीशन क्या है कि रेंज हमेशा प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए, सबसेट नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद है कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ये तो हमें पता है 1 1 और ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखिएगा, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दैट फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया था, ये जो फंक्शन है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। याद होना चाहिए, 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन का भी हम तभी निकाल सकते हैं जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखें यहां पर मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं अगेन, ए फंक्शन ए सेट बी सेट, ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2, बी में ए बी, ए 1 ए के साथ कनेक्ट है, 2 बी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, अब यहां पर मुझे बताएं कोडोमेन रेंज दोनों, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये 1 1 है। ठीक है, ये 1 1 होगा। अब देखिए अगर ऑन टू चेक करेंगे तो इसकी रेंज ए बी है, इसकी कोडोमेन भी ए बी है, रेंज ए कोडोमेन दोनों बराबर हैं, तो ये ऑन टू भी है, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, दैट्स व्हाई ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर इसको चेक करें हम तो मुझे बताएं यहां पर इसकी रेंज मुझे बताएं, कोडोमेन बताएं पहले मुझे, इसकी कोडोमेन क्या है। तो आप बोलेंगे सर इसकी कोडोमेन है ए बी और इसकी रेंज भी क्या है, वो भी ए बी है ना, कोडोमेन भी ए बी है और रेंज भी ए बी है। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑन टू है, ये फंक्शन ऑन टू है। क्या ये फंक्शन 1 1 बनेगा। तो आप बोलेंगे सर 1 1 के लिए हम चेक करेंगे कि सेट ए के जितने इमेज है उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो 1 की ए इमेज है तो 2 की भी ए ही इमेज है, तो दोनों की इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं हुई ना, दैट्स व्हाई ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है, सिर्फ ऑन टू है, तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, दैट्स व्हाई ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना जरूरी है। अगर 1 1 होगा ऑन टू नहीं होगा तो भी बाइजेक्टिव नहीं होगा, अगर ऑन टू होगा 1 1 नहीं होगा तो भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखें कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, अ फंक्शन हुज रेंज इज सिंगलेटन सेट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, कभी कभी ये डायरेक्टली आ जाती है, ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज सिंगलेटन सेट हो, जिसकी रेंज में एक ही एलिमेंट हो, दैट नोन इज यानी कांस्टेंट फंक्शन। अब देखिए सेट ए में अगर एलिमेंट्स हैं 1 2, सेट बी में एलिमेंट्स हैं ए 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, इसी तरीके से अगर यहाँ पर
इनफिनाइट एलिमेंट्स आ जाए, उनकी इमेज ए पर बने, तो इसकी रेंज सिंगलेटन सेट बन जाएंगे। अगर रेंज सिंगलेटन सेट है तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन कैसे लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, या कभी कभी लिखा जैसा भी होता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। जो भी आप इसमें डोमेन पुट करें वो हमेशा आपको के ही की वैल्यू देगा। अगर 2 पुट करेंगे तो भी के, 3 पुट करेंगे तो भी के। अगर मैं आपसे बोलूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 कांस्टेंट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 कांस्टेंट फंक्शन है। इस पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो होता है ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा विद स्लोप 0, जिसका स्लोप 0 होगा, एंड इंक्लिनेशन 0 डिग्री। यह मैंने आपको चीजें पढ़ाई है, ठीक है। तो इंक्लिनेशन उसकी 0 डिग्री होगी। उसके बाद देखें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, अब 0 भी तो कांस्टेंट है ना, तो इस फंक्शन का एक अलग से नेम होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज नोन एज जीरो फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, जीरो फंक्शन। और जीरो फंक्शन भी आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज कांस्टेंट फंक्शन, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और इसको अलग नाम से जीरो फंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद है आइडेंटिटी फंक्शन, अ फंक्शन दैट असाइंस एवरी मेंबर टू इटसेल्फ, मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें हम जो भी चीज पुट करें रिप्लेसमेंट में हमें वही चीज मिले, तो ऐसे फंक्शन क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। और इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। जैसे ये होता है ना, तो इसका ग्राफ हमेशा यूं बनता है ना, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को हमेशा ये क्या करता है, बाइसेक्ट। ये चीजें मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। उसके बाद है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के लिए कंडीशन याद होनी चाहिए कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें, दोबारा वही फंक्शन बन जाए, तो इवन फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें लेकिन माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो उस फंक्शन क्या कहेंगे, ओड फंक्शन। तो ये दो जो कंडीशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इवन और ओड फंक्शन किसे कहते हैं, कि डायरेक्टली कंडीशन आ जाती है कि बताओ कौन सा ओड है कौन सा इवन है। अगर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें तो फंक्शन सेम बने तो इवन, अगर एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखें तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो ओड फंक्शन होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि इवन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इवन फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ये हमेशा इवन होता है, मोड एक्स हमेशा इवन है, मोड एक्स प्लस 1 भी इवन, मोड एक्स प्लस 2 भी इवन, मोड एक्स प्लस 3 भी इवन, मोड एक्स फंक्शन हमेशा इवन होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोस एक्स एंड सेक एक्स, ये दोनों इवन फंक्शन होते हैं, कोस एक्स एंड सेक एक्स आर इवन। बाकी जितने भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे ओड फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज अपने पास लिख लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ओड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ओड है, एंड ऑल अदर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ओड। मतलब सेक एक्स और उसका रेसिप्रोकल कोस एक्स, तो सेक एक्स एंड कोस एक्स दोनों इवन फंक्शन, बाकी सारे ओड फंक्शन। मोड ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद देखें, अब यहां पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन भी होती है कि अगर ऐसे आ जाए कि इवन फंक्शन प्लस इवन आ जाए, जैसे मैं बोलूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस सेक एक्स, तो इवन प्लस इवन, ये इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास लिख लें। अगर इवन को इवन के साथ ऐड करेंगे दोबारा इवन ही फंक्शन बनेगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी चीज, अगर इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन होगा, अगर इवन को इवन के साथ डिवाइड करेंगे तो भी इवन फंक्शन बनेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पहली चीज ये। दूसरी चीज कि अगर आप ओड को ओड के साथ ऐड करें, अगर आप ओड को ओड के साथ ऐड करेंगे तो फंक्शन क्या बनेगा, ओड बनेगा, यानी ओड प्लस ओड में। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं sin x प्लस 10x, तो sin x भी ओड 10x भी ओड, तो अगेन ये फंक्शन क्या है, ओड है। तो ओड प्लस ओड इज ओड। अगर आप ओड को ओड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ओड को ओड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन बनेगा। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं sin x इंटू 10x, तो ये इवन फंक्शन है। और ओड डिवाइडेड बाय ओड भी इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद अगर आप इवन को ओड के साथ ऐड करें, यानी sin x प्लस cos x, तो ये फंक्शन नाइदर बनता है, इवन प्लस ओड इज नाइदर फंक्शन, ये नाइदर फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, अपने पास लिख लें। उसके बाद अगर हम बात करें मॉड्यूलस फंक्शन की, वो तो हमेशा इवन ही होता है। उसी तरीके से अगर हम ये कहें कि ओड डिवाइड बाय इवन, अगर ओड को इवन के साथ डिवाइड करें या इवन को ओड के साथ डिवाइड करें, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है, डायरेक्टली एमसीक्यूज में आ जाती हैं। तो मैंने जो पॉइंट्स आपको अभी बताई इवन और ओड फंक्शन की, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, और मैं एमसीक्यूज में भी ये चीज आपको बताता हूं। देखें, अब एमसीक्यूज पर ही हम आ गए डायरेक्टली। अब यहाँ पर दो फंक्शंस और भी होते हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये भी मैं आपको समझाता हूं एमसीक्यूज में। देखें, पहला एमसीक्यू है विच वन फंक्शन इज इवन, कौन सा इवन फंक्शन है। इवन और ओड फंक्शन की प्रॉपर्टीज मैंने आपको अभी बताई, ये दिमाग में होनी चाहिए। पहला आपका ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस 2, मोड एक्स प्लस 2 है तो इवन है, और आपसे इवन ही पूछा जा रहा है, तो मतलब ए ऑप्शन सही है। बी को चेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर इवन होगा प्लस 2x, अगर इसको चेक करें, वैसे ये फंक्शन मैंने आपको ऐसे दिया था, यहाँ पर ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर 4, तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर 4 ये भी इवन है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 3 ये भी इवन है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये सारे आपके इवन फंक्शन है। उसके बाद देखें विच ऑर्डर पेयर इज अ फंक्शन, कौन सा ऑर्डर पेयर फंक्शन होगा। आप चेक कैसे करें, अगर ऑर्डर पेयर गिवन होगा तो चेक क्या करते हैं,
पहला एलिमेंट देखें, अगर रिपीट हो रहा है तो नहीं है फंक्शन, अगर रिपीट नहीं हो रहा तो फंक्शन है। बस देखें पहला एलिमेंट देखें हर ऑर्डर पेयर का, 5 7 5 रिपीट कर गया फंक्शन नहीं है, 3 3 रिपीट कर गया फंक्शन नहीं है, 1 3 1 रिपीट कर गया फंक्शन नहीं है। इसको चेक करें 1 3 5 6 रिपीट नहीं कर रहा तो ये आपका फंक्शन है। तो ऑर्डर पेयर में ये चेक करते हैं कि हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट देखें, अगर रिपीट कर रहा है तो फंक्शन नहीं होगा, अगर नहीं कर रहा तो फंक्शन होगा। उसके बाद देखें विच वन इज ओड फंक्शन, मैंने आपको अभी जो प्रॉपर्टीज बताई ना ओड और इवन फंक्शन की, वो यहां पर अप्लाई करें। देखें एफ ऑफ आपको ओड चेक करना है ना, तो साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन एक्स है इवन फंक्शन, कोस एक्स है ओड फंक्शन है ना, कोस एक्स साइन एक्स सॉरी साइन एक्स है ओड फंक्शन और कोस एक्स है इवन फंक्शन। तो इवन को ओड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको ओड फंक्शन मिलेगा, तो ये ओड तो है, ये ओड है। उसके बाद देखें साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो साइन एक्स है ओड फंक्शन, कोस एक्स है इवन फंक्शन, तो ये तो नाइदर बनता है, ये नाइदर फंक्शन है, नाइदर इवन नाइदर ओड। साइन एक्स इंटू कोट एक्स, साइन एक्स ओड कोट एक्स भी ओड, ओड को ओड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इवन फंक्शन है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। डी को चेक करें तो 2x साइन एक्स, देखें 2x ओड फंक्शन, साइन एक्स ओड फंक्शन, ओड को ओड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटली ओड फंक्शन है, सेक एक्स इवन फंक्शन है, तो ओड प्लस इवन ये नाइदर फंक्शन है। तो इट मींस यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला फंक्शन। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टीज को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपसे मैं ये बोलूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन टेन एक्स, ये कौन सा फंक्शन होगा, इवन या ओड, इसका आंसर आप मुझे जरूरी बताइएगा। देखें आगे देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, देन जी ऑफ एफ फाइंड करना है आपको। अब देखें इसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जी कंपोजिशन ऑफ एफ है ना, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। पहले देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, जी ऑफ एफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको सोल्व कैसे करते हैं उसका थोड़ा तरीका देख लें, यहां पर मैं सोल्व कर रहा हूं। देखें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है ना, तो देखें मतलब इसमें पहला जो भी फंक्शन है, पहला कौन सा फंक्शन है जी, पहला जो भी फंक्शन होगा उस पहले वाले फंक्शन में दूसरे वाले फंक्शन की वैल्यू रखनी है बस। अगर पहला एफ होगा तो दूसरे वाले फंक्शन को उसमें वैल्यू रखेंगे, अगर पहला यहां पर जी फंक्शन है तो जी फंक्शन में एफ वाले फंक्शन की वैल्यू रखनी है। देखें जी फंक्शन ये है ना, जी फंक्शन में यहां पर एक्स है ना, इस एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू रखें, तो इस एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, क्या बनेगा देखें एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी ऑफ एक्स किसके बराबर है एक्स प्लस 1। अब हमें फाइंड करना है जी ऑफ एफ, मतलब जी में एफ की वैल्यू रखनी है। तो देखें ये जी फंक्शन है, इसमें एक्स की जगह यहां पर आप ये वैल्यू रखें, तो देखें अगर यहां पर एक्स की जगह मैं रख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये वैल्यू रखूं और ये प्लस 1 वैसे ही पड़ा हुआ है, तो देखें माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, तो मतलब जी ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछता कि यहां पर आप एफ ऑफ जी फाइंड करो, तो मतलब फिर आप क्या करते, एफ वाले फंक्शन में जी वाली वैल्यू रखते, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपोजिशन को सोल्व करते हैं। अब यहां पर कोई और फंक्शन आ जाए तो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आप इस फंक्शन को चेंज कर लूं, देखें अगर मैं आपको फंक्शन दे दूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3 और जी ऑफ एक्स फंक्शन मैंने दे दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब मुझे बताएं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ ऑफ जी ऑफ 1 किसके बराबर होगा, एफ ऑफ जी ऑफ 1। एफ ऑफ जी ऑफ 1 का मकसद ये है कि पहले आप एफ ऑफ जी फाइंड करेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू में एक्स की जगह 1 रख देंगे, बस इसका मकसद ये होता है, ठीक है। तो उसको आप सोल्व करिएगा। उसके बाद देखें इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ एफ ऑफ एक्स इज, हमेशा मैंने आपको पहले बताया ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरान में आती है। इनवर्स किसी भी फंक्शन का हम तब फाइंड कर सकते हैं जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ मतलब जब फंक्शन क्या होगा बाइजेक्टिव, तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। बाइजेक्टिव मींस 1 1 एज वेल एज ऑन 2, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही उसका इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज इसका इनवर्स नहीं। यहां पर इसकी और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। देखें इनवर्स ऑफ फंक्शन में यहां पर एक प्रॉपर्टी भी होती है कि जब आप इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालते हैं तो एफ ऑफ इनवर्स एक्स, मतलब फंक्शन में उसके इनवर्स की वैल्यू रखेंगे या उसके इनवर्स में फंक्शन की वैल्यू रखेंगे। मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ एफ इनवर्स, मतलब फंक्शन में उसके इनवर्स की वैल्यू रखें या उसके इनवर्स में फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, इसका आंसर एक्स आ जाता है। क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी कभी ये डायरेक्टली एमसीक्यूज में आ जाती है। एफ ऑफ इनवर्स ऑफ यानी एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एक्स। अगर आप ये फाइंड करें यानी फंक्शन में इनवर्स की वैल्यू रखें या इनवर्स में फंक्शन की वैल्यू रखें, दोनों को आंसर एक्स आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ फंक्शन की, याद रखनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर एफ ऑफ जी ऑफ इनवर्स फाइंड करें ना, एफ ऑफ जी ऑफ इनवर्स फाइंड करें तो इसका आंसर आ जाता है जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। किसके बराबर जाता है, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी अपने पास लिख लें
ये भी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इनवर्स फंक्शन फाइंड करके इस तरीके से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करने के लिए बाइजेक्ट होना जरूरी है और ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। उसके बाद देखें, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 देन एफ ऑफ इनवर्स एक्स। एफ ऑफ इनवर्स एक्स बताओ क्या होगा। देखें, जब भी इनवर्स फाइंड करना हो ना तो पहले आप क्या करते हैं, इसकी मैं प्रॉपर्टीज कुछ प्रोसीजर आपको बताता हूँ। देखें, एफ ऑफ एक्स की जगह पहले आप वाई रिप्लेस कर दें, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई होता है ना, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो वाई इक्वल टू 2x + 1 आ गया। अब देखें, इस x की जगह, इस y की जगह x लिखें, ये y है ना, इसकी जगह x आ जाएगा, तो x इक्वल टू इस x की जगह y आ जाएगा 2y + 1। मैंने क्या कहा, पहला काम f ऑफ x को y लिखें, दूसरा काम x की जगह y की जगह x, तीसरा काम अब यहां से y को अलग कर दें, यहां से y को अलग करें। जैसे y को अलग करेंगे तो ये क्या होगा, ये x सेम, ये +1 इस साइड आ जाएगा तो -1, ठीक है, -1। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। अब पहला काम मैंने क्या बताया, एफ ऑफ एक्स की जगह y, दूसरा काम x की जगह y की जगह x, तीसरा काम y को अलग करना है, चौथा काम y की जगह एफ ऑफ इनवर्स लिखना है बस। तो अब y की जगह क्या लिख दें, एफ ऑफ इनवर्स x, जो कि किसके बराबर होगा, x - 1/2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर x - 1/2 होगा। अब अगर यहाँ से यहाँ पे आपको ये पूछा जाता है कि एफ ऑफ इनवर्स 0 बताओ, एफ ऑफ इनवर्स 0, तो आप क्या करते, इनवर्स फाइंड करके फिर इसमें x की जगह क्या रखते हैं, 0। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। या अगर आपसे मैं ये पूछता है कि एफ ऑफ इनवर्स 1/2 बताओ, तो यहाँ पर 1/2 आप रिप्लेस करते। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए 3-4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप एफ ऑफ एक्स की जगह y लिखो, दूसरा स्टेप x की जगह y की जगह x, तीसरा स्टेप y को अलग करो, चौथा स्टेप y की जगह एफ ऑफ इनवर्स x लिखो। एक एग्जांपल देता हूं, आप इसको सॉल्व करना। देखें, फंक्शन है आपका, ठीक है, इसका इनवर्स आप फाइंड करिए, प्रैक्टिस करो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1/x - 1। इसका आंसर मुझे बताइए। यहाँ पर x जो है ये 1 नहीं है, ओके, तो इसका आप इनवर्स फाइंड करें, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन का भी आपको इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, x + 1 डिवाइड बाय x - 1, इसका भी इनवर्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी कंडीशन है कि x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 हो जाएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट्स वाई इसकी डोमेन में ये चीज़ नहीं आएगी, तो इस वजह से। तो ये इस दोनों फंक्शन का आप क्या करें, इनवर्स फाइंड करें। और एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि फंक्शन की जो डोमेन होती है उसके इनवर्स फंक्शन की वो रेंज होती है, ये भी याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फंक्शन की डोमेन, उसके इनवर्स फंक्शन की रेंज, इनवर्स फंक्शन की डोमेन, फंक्शन की रेंज। तो मतलब ये भी पॉइंट अपने पास ये लिख लें कि फंक्शन की डोमेन इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है, इनवर्स फंक्शन की रेंज फंक्शन की डोमेन होती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ये भी याद होनी चाहिए। उसके बाद देखें कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट्स जो है जो ट्रू है। पहली स्टेटमेंट है फंक्शन इज नेवर रिलेशन, फंक्शन रिलेशन कभी भी नहीं होता। अभी तो हमने पढ़ा है कि रिलेशन से फंक्शन निकलता है, तो ये स्टेटमेंट वैसे भी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट है कि अ फंक्शन इज ऑलवेज रिलेशन, फंक्शन हमेशा ही रिलेशन होगा। ये तो जरूरी नहीं है ना, जरूरी है फंक्शन हमेशा रिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि रिलेशन से फंक्शन निकालते हैं ना, तो पहले रिलेशन होगा तब भी फंक्शन बनेगा ना। तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, हर फंक्शन रिलेशन होता है, बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, उसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट है कि ऑल रिलेशंस आर फंक्शन, सारे रिलेशन फंक्शन। मैंने आपको अभी बताया एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो यहां पर देखें कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली चीज आपसे ट्रू पूछा जा रहा है ना, ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है, ट्रू स्टेटमेंट। तो देखें ट्रू स्टेटमेंट इसमें यही सही लग रही है ना, ट्रू वाली स्टेटमेंट ही सही लग रही है हमें। अ फंक्शन इज ऑलवेज रिलेशन, फंक्शन हमेशा रिलेशन होगा। ये कह रहा है कि ऑल रिलेशन ऑफ फंक्शन, ये तो नेसेसरी नहीं है ना, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, तो ये तो गलत है। तो पहली वाली भी गलत, तीसरी वाली भी गलत हो गई, सिर्फ सेकंड वाली सही है। तो आपसे ट्रू ही पूछी जा रही है, तो इट मीन सेकंड ओनली, तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। उसके बाद देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x - 2 देन एफ ऑफ एक्स। देखें एफ ऑफ एक्स का मकसद ये है कि आपसे ये पूछा जा रहा है एफ ऑफ एफ मतलब एफ स्क्वायर, इसको एफ स्क्वायर भी लिखा जाता है ना। तो एफ ऑफ एफ का मकसद क्या है कि एफ में खुद एफ की वैल्यू रखें, इसका मकसद ये होगा एफ में खुद एफ की वैल्यू रखें। तो इस एक्स की जगह खुद आपको अगेन एफ की वैल्यू ही रखनी है, तो इसको सॉल्व करिएगा। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, आपको 3 ऑप्शंस गिवन है 4, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, ओके। तो मतलब यहां पर क्या कहना क्या चाह रहा है कि फंक्शन में खुद फंक्शन की वैल्यू रखें, सिंपल है, ओके। उसके बाद इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 देन एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 3, ठीक है। पहले देखें यहां पर दो चीजें हैं, एक तो इनवर्स, दूसरी चीज कंपोजिशन, ठीक है। तो मतलब एफ इनवर्स और एफ ऑफ एक्स, यानी एफ इनवर्स फाइंड करें पहले, एफ इनवर्स में उस फंक्शन की वैल्यू रखें, फिर उसका जो आंसर आएगा उस आंसर में 3 पुट करना है, इसका मकसद ये है ना, ठीक है। पहले एफ इनवर्स फाइंड करेंगे, एफ इनवर्स में इसकी कंपोजिशन करवाएंगे एफ ऑफ एक्स के साथ, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में 3 पुट करना है, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको सोल्व करना है एज ए प्रैक्टिस। तो इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा कि 3 होगा, 7 होगा, 1 होगा या 5 होगा।
उसके बाद 10th क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स के बराबर है, मैंने आपको अभी बताया ना कि अगर एफ ऑफ एफ इनवर्स और या अगर ये इसका आंसर एक्स आ जाता है तो इट मींस ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स। अब यही कंडीशन है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर एक्स आ जाए तो कंडीशन ये है कि यहाँ तो एफ जी का इनवर्स है या तो जी एफ का इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, तभी इनवर्सेस होंगे तभी तो होगा ना। जैसे कि देखें ये 4 है, इसका इनवर्स 1/4 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, आइडेंटिटी आ जाती है ना। तो एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स ही है ना, एक्स एफ ऑफ एक्स ही है ना, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है ना, ठीक है। तो देखें अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स आ जाए, और ये एमसीक्यूज आया भी है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर एक्स आ जाए तो इट मीन्स एफ इज नॉट इक्वल, एफ कभी भी जी के बराबर ये तो नहीं होगा, जी जो है एफ इनवर्स के बराबर है, ये सही है, एफ जो है जी इनवर्स के बराबर है, ये भी सही है, तो यहाँ पर बी एंड सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो मतलब अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन कर रहे हैं, अगर वो एक्स आ रहा है तो इट मीन्स ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से क्या है, इनवर्सेस है, ओके। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से ही ये प्रॉपर्टी निकली, बात सेम ही, ओके। उसके बाद देखें इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स देन इनवर्स इज, तो लॉग एक्स का इनवर्स, log x फंक्शन का इनवर्स e पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हमेशा, ये याद रखनी चाहिए बात कि यहाँ पर log x का आपसे इनवर्स पूछा जा रहा है तो वो क्या होगा, e पावर x, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये फंक्शन का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। फंक्शन के जितने भी एमसीक्यूज, इनवर्स, कंपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इनवर्स फंक्शन पे क्वेश्चन जरूरी मेहरान में आता है, इसकी आपको प्रैक्टिस एनी हाउ करनी है। इनवर्स फंक्शन के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी है, ये प्रॉपर्टीज, ये आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई। इनवर्स फंक्शन में प्रैक्टिस करें, कंपोजिशन फंक्शन में प्रैक्टिस करें, टाइप्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी आपको आनी चाहिए, डोमेन रेंज में डिफरेंस आना चाहिए, और फंक्शन के टाइप्स, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सारी चीजें, और इवन ओड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन ओड पे क्वेश्चन आता ही आता है, इवन ओड की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट के जितने भी थ्योरम से जितने भी क्वेश्चंस मेरान में आते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डेरिवेटिव से पहले स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे, देन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, उसके बाद आपका कॉनिक सेक्शन होगा, देन हम इस क्लास इंटर को भी खत्म करेंगे विद इन 3 और 4 लेक्चर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।